नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। सूत्रों के जानकारी दी है, इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी मौका मिल सकता है। उन्होंने असम में भाजपा को जीत दिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की राह बनाई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है। अभी 9 मंत्री के पास 1 से अधिक विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। WHO हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए अपडेट में उसने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। इससे हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। यह भी सच है कि कई देशों में इसी वेरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़े हैं। भारत अभी कोरोना का दूसरा लहर से उभर रहा है। इसी बीच एक और नया खतरा मंडराने लगा है। देश में दूसरी लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट को ही माना गया था। वह अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज कर दिया है। इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई थी। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कंपोनेंट एक जैसा है। स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डेटा पहले ही भारतीय आबादी पर किए ट्रायल से मिल चुका है। इस बार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिली थी। फिर अलग और एक जैसा ट्रायल कराने के लिए अधूरा डेटा और औचित्य सही नहीं लगता। SEC के सिफारिशों को गुरुवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने DCGI को एक प्रपोजल दिया था। इसमें स्पुतनिक लाइट के मार्केट ऑथराइजेशन की मांग की गई थी। इसमें लिए रूस में हुए फेज 1 और 2 ट्रायल का डेटा और भारत में फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल कराने का प्रपोजल पेश किया गया था। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली बुला लिया। इस बुलावे के बाद CIC गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा अलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तीरथ सिंह की अगुवाई में लड़ने के मूड नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। सूत्रों की जानकारी दी है, इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी मौका मिल सकता है। उन्होंने असम में भाजपा को जीत दिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की राह बनाई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है। अभी 9 मंत्री के पास 1 से अधिक विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। WHO हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए अपडेट में उसने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। इससे हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। यह भी सच है कि कई देशों में इसी वेरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़े हैं। भारत अभी कोरोना का दूसरा लहर से उभर रहा है। इसी बीच एक और नया खतरा मंडराने लगा है। देश में दूसरी लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट को ही माना गया था, वह अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज कर दिया है। इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई थी। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक वी में कंपोनेंट एक जैसा है। स्पुतनिक वी का सेफ्टी और इम्यूनिटी डेटा पहले ही भारतीय आबादी पर किए ट्रायल से मिल चुका है। इस बार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिली थी। फिर अलग और एक जैसा ट्रायल कराने के लिए अधूरा डेटा और औचित्य सही नहीं लगता। SEC के सिफारिशों को गुरुवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने DCGI को एक प्रपोजल दिया था। इसमें स्पुतनिक लाइट के मार्केट ऑथराइजेशन की मांग की गई थी। इसमें लिए रूस में हुए फेज 1 और 2 ट्रायल का डेटा और भारत में फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल कराने का प्रपोजल पेश किया गया था। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली बुला लिया। इस बुलावे के बाद CIC गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा अलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तीरथ सिंह की अगुवाई में लड़ने के मूड में नहीं है। इसके अलावा तीरथ सिंह संवैधानिक अड़चनों में भी उलझे हैं। 30 जून को तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुला लिया गया है। वे दोपहर में दिल्ली पहुंचे और करीब 10 घंटों के इंतजार के बाद उनकी मुलाकात JP नड्डा और अमित शाह के साथ हुई। मुलाकात अमित शाह के घर पर हुई। बताया जा रहा है कि चर्चा उत्तराखंड में लीडरशिप और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही हुई। दरअसल भाजपा आलाकमान नहीं चाहता है कि ये चुनाव तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में लड़ा जाए। उत्तराखंड के दिग्गज भाजपाई भी इस पक्ष में नहीं है। 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता सरकारी गवाह बन गई है। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17.25 करोड़ रुपए की ट्रांसफर किए थे। पूर्वी ने बताया, मुझे इस बात की जानकारी थी कि मेरे नाम से ब्रिटेन में कोई बैंक अकाउंट है। यह अकाउंट न मैंने खुलवाए थे और न ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं, इसलिए ये रुपए मैंने भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक लंदन में रह रही पूर्वी मेहता ने इसी साल 4 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन किया था। पूर्वी ने आवेदन के जरिए घोटाले से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी को बताने की पेशकश की थी।
कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसमें पूर्वी से कहा गया था कि उन्हें बैंक घोटाले से जुड़ी सही और पूरी जानकारी देनी होगी। पूर्वी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने पूर्वी, मोदी और उनके पति मयंक मेहता को पूछताछ से राहत देते हुए माफी दे दी। बंगाल विधानसभा चुनाव के भेद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दे रहे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आम की मिठास घुल रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं को आम भेजे हैं। इसे ममता की मैंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने राजनेताओं को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण बोग और मालदा आम भेजे हैं। ममता ने यह परंपरा 10 साल पहले 2011 में शुरू की थी, जब वे पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। मोदी और शाह के अलावा ममता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आम भेजे हैं। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्तों पर बात की थी। कहा था कि मैं और ममता चुनावी प्रतिस्पर्धा हैं, पर हमारा रिश्ता काफी अच्छा है। दीदी खुद मेरे लिए कुर्ता चुनती हैं और हर साल बेचती हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले दो भाई सत्यजीत और अजिंक्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने अलग अलग कंपनियों में करीब 10 साल तक काम किया। वहां उनका सैलरी और पोजीशन दोनों काफी अच्छी थी, लेकिन एक बार जो उन्होंने अपने गांव का रुख किया तो वहीं के होकर रह गए। आज दोनों मिलकर फूड फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर फार्मिंग और प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन सहित कई देशों में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपए है। अजिंक्य कहते हैं कि पिताजी पारंपरिक खेती करते थे, इसके कोई खास आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग अच्छी पढ़ाई करें और खेती से दूर रहें। उन्होंने बचपन में ही हमें बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया ताकि हम गांव से दूर रहें। इटली के एक बेहद मशहूर भौतिक वैज्ञानिक थे गुलेमियो मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसके जरिए कुछ दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जा सकता है। इस यंत्र में एक सेंडर और एक रिसीवर था। सेंडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ी जाती हैं और रिसीवर उन्हें पकड़ लेता है। कहा जाता है कि मार्कोनी को अपने देश में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा 1896 में मार्कोनी इस यंत्र को लेकर इंग्लैंड चले गए। वहां उनकी मुलाकात सर विलियम प्राइस से हुई, जो मार्कोनी की तरह की वेल्स टेलीग्राफी पर काम कर रहे थे। मार्कोनी ने अपने इस यंत्र के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और हर बार पहले से ज्यादा दूरी तक सिग्नल भेजने में कामयाब रहे। 1896 में ही मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट के लिए आवेदन किया और आज के दिन में उन्हें पेटेंट दिया गया। साल 1899 में तो मार्कोनी ने कारनामे ही कर दिया कि इस साल उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वायरलेस सिग्नल भेजने में सफलता पाई। उत्तर भारत को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट एमपी में अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंचने पर हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट एमपी के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को हीट वेव और अलग अलग इलाकों में सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ऊपर जाने पर सीवियर हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है। आईएमडी के मुताबिक निचले स्तरों पर पाकिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर शुष्क पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तरी राजस्थान के अलग थलग हिस्सों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ पूरे देश को कवर कर चुका है।
कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिला है। पवार ने गुरुवार को कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। मुंबई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार से मीडिया ने पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिससे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को विधानसभा के पलट पर लाया जाएगा। एनसीपी चीफ ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र के इस बल के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि राज्य को अपने यहाँ इस कानून को लागू करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस्तीफा देने के पेशकश कर रही हैं। सैनी राज्य में अफसरशाही से नाराज चल रहे हैं। मदन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। सैनी ने कहा कि मेरा इस्तीफा तैयार है, देने जा रहा हूं। पटना में सिर्फ घर ले लेना है और गाड़ी ले लेना मंत्री होना नहीं होता है। मैं नीतीश जी के साथ रहूंगा लेकिन इस्तीफा दे रहा हूं। समाज कल्याण मंत्री ने यहां तक कह दिया कि नीतीश सरकार में मंत्रियों की कोई पूछ नहीं है जब मेरे पास इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव अतुल कुमार पर मंत्री ने आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा बताई है। कहीं का सरार में अफसरशाही हावी हो गया है। 4 साल से एक ही जगह जमे हैं, अब तक क्या किया ये किसी को मालूम नहीं। बिहार में जून महीने की ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई है। बीते 24 घंटे में अलग अलग विभागों से 1804 ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के मौजूदा कल्चर पर सवाल उठाया है। गुरुवार को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यशैली में काफी बदलाव आ गया है। शिंदे ने कहा, कांग्रेस की जो परंपरा डिबेट करने और बातचीत के लिए सेशन करने की है, अब वह खत्म हो चुकी है। मैं इसके लिए दुखी हूं। उन्होंने आगे कहा, आम चिंतन के लिए बैठकें होना जरूरी है। हमारी नीतियां गलत हो सकती है लेकिन हम उसे सही कर सकते हैं। पार्टी में ऐसे और सेशन की जरूरत है। शिंदे ने आगे कहा कि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों की कुछ कीमत थी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अब ये है या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति भी खोती जा रही है। शिंदे ने कहा, एक समय था जब कांग्रेस में शिविर कार्यशालाएं आयोजित किए जाते थे। इन शिविर में मंथन होता जा रहा है कि पार्टी कहां जा रही है, लेकिन आज के वक्त में यह समझना मुश्किल है कि आखिर पार्टी कहां जा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीवीजी घूसकांड में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बारम के खिलाफ एसीबी के मामले दर्ज होने के बाद अब पूरे प्रदेश में बीजेपी आक्रामक दिख रही है। सभी नेता इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोटा में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता करके कहा कि यदि निम्बारम को सुप्रीम कोर्ट दोषी सिद्ध कर देता है तो मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। मुझे इतना विश्वास है कि किसी भी कीमत पर निम्बारम इसमें शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने सीएम गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। यदि कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो सीएम को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि कांग्रेस इससे पहले भी 3 बार संघ को कुचलने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन तीनों बार उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में बनेगी। अभी सबसे ऊंची इमारत 70 मीटर की है। इस इमारत से सबसे ऊपर 2 हेलीपैड बनाए जाएंगे। यहां से एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अभी जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत पड़ती है वो इस इमारत के बनने के बाद नहीं पड़ेगी। कारण यहां का एयर हेलीपैड लिफ्ट से कनेक्टेड होगा। साथ ही आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर से भी उनको जोड़ा जाएगा।
नई इमारत एसएमएस में इंटर कनेक्टेड रहेगी। मेडिकल साइंस की जानकारी देने के लिए म्यूजियम भी बनेगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर आर्किटेक्ट अनुरूप बतौरिया के मुताबिक जयपुर के लिए ऐतिहासिक कदम है। अभी जेएलएन से कनेक्ट होने वाली द्वितंत्री रोड की चौड़ाई बढ़ेगी या अब 4 लेन होगी। वर्तमान मॉर्चरी का स्वरूप नया होगा, उसे अलग से जगह दी जाएगी। अभी ब्लॉक के लिए इंटरकनेक्टिविटी दी जाएगी। इंदौर में वैक्सीनेशन की रफ्तार प्रदेश में सबसे ज्यादा है। शहर में 28 लाख की पॉपुलेशन ऐसी है जो वैक्सीनेशन के दायरे में आती है। इसमें से अब तक 75% को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 11.42% आबादी को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। फिलहाल वैक्सीन की कमियां सामने आ रही है। ऐसे में बचे सभी लोगों का पहला और दूसरा डोज कब पूरा होगा? क्या इंदौर के लोग फिर से बिना मास्क खुली हवा में सांस ले सकेंगे? ऐसे कई सवाल इंदौरियों के जहन में है। इसे लेकर सूत्रों ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से बात की। 1 जुलाई से वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी। ऐसे में 1 से 1.5 हफ्ते में बची हुई लोगों को पहला डोज लगाया जाएगा। शहर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती जाती है, फिर उनका वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। अभी पूरा फोकस पहले डोज पर है। जब यह सभी को लग जाएगा तो दूसरे डोज पर फोकस करेंगे। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन और कोविशील्ड के लिए 84 दिनों का गैप होता है। यह गैप पूरा होते ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।